नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस शो को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। चलिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में सुनेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस और फिर सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। करियर काउंसलिंग सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में और जानेंगे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर वो अपना करियर मास कम्युनिकेशन में बनाना चाहता है, यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर हम बात करेंगे डिटेल में। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट कमल कुमार जी होंगे जो कि आकाशवाणी में जॉब कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आइए बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। रेडियो उड़ान की 7वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन, उड़ान आरजे हंट का ग्रैंड फिनाले भी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा, कई दिव्यांगजनों का नाम भी शामिल। झारखंड के एक विधायक द्वारा पंचायती राज में दिव्यांगों की भागीदारी की हिमायत, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने का दिया आश्वासन। देश के पहले T10 दिव्यांगजनों के क्रिकेट टूर्नामेंट का नोएडा में आयोजन, नोएडा खेल प्राधिकरण जुटा तैयारी में। झारखंड के बोकारो जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बोकारो में दृष्टिबाधितों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत का आश्वासन। MBVI के लिए पर्किंस इंडिया का पायलट प्रोजेक्ट, लगभग 1009 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग। खबरें कुछ और भी होंगी, डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन भी सुनेंगे, पर अभी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का, आइए सुनते हैं। झारखंड में पोडका के विधायक संदीप सरदान ने विकलांग कल्याण मंच के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए यह कहा है कि दिव्यांगजनों को भी पंचायती राज में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजन की पंचायती राज में भागीदारी की हिमायत की है। एक समाचार पत्र में छपी इस खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को इस संदर्भ में सूचित करेंगे और निर्वाचन आयोग को इस संदर्भ में पत्र भी लिखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को सूचित किया जाएगा और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन झारखंड विकलांग कल्याण मंच के प्रतिनिधिमंडल को दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को पंचायती राज में भागीदारी दी जानी चाहिए। विकलांग कल्याण मंच के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की पंचायती राज नियमावली भी उन्हें सौंपी गई और उन्हें बताया गया कि 1 साल पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजन को पंचायती राज से लेकर जिला स्तर तक की कमेटियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों में दिव्यांग प्रतिभागियों को भी शामिल किया गया है जो खेल जगत से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र तक शामिल हैं। इन
प्रतिभागियों को पद्म पुरस्कारों का प्रदान किया जाना सभी को यह प्रेरित करता है कि हम भी हर दिन कुछ नया कर सकते हैं। आइए इनमें कुछ की जानकारी आपको देते हैं, जिनमें एक नाम डॉक्टर नीरू कुमार का भी शामिल है। डॉक्टर नीरू कुमार मेडिकल डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और डाइवर्सिटी इंक्लूजन कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कुमार हर वर्ग के लोगों की जिंदगी अपनी मॉडर्न मेडिसिन, कोचिंग स्किल्स और साइकोलॉजी और न्यूरोलिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम्स के माध्यम से लगातार बदलने में प्रयासरत हैं। डॉक्टर कुमार 3 साल की उम्र से पोलियो से पीड़ित हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा और इंक्लूजन के क्षेत्र में अवेयरनेस लाने में बहुत से बैरियर्स का सामना किया है। उनका कहना है कि वे इस विषय में पैशनेट हैं कि वो समाज के हर वर्ग में इंक्लूजन को शामिल कर सकें। अगला नाम बालन पुथेरी का शामिल है। बालन पुथेरी एक दृष्टिबाधित लेखक हैं। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पुस्तकें लिखना बंद नहीं किया और अब तक वे 200 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। वे एक धार्मिक कवि हैं, डिवोशनल कवि हैं और लॉर्ड कृष्ण, सूरदास आदि के बारे में कविताएं लिखते रहते हैं। इसके साथ ही एक नाम KY वेंकटेश का भी शामिल है। इन सभी को रेडियो उड़ान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। MDVI यानी पर्सन्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड विजुअल इम्पेयरमेंट भारत में, बल्कि कहा जाए कि विश्व में डिसेबिलिटी समाज में सबसे अधिक वल्नरेबल कैटेगरी मानी जाती है। ऐसे में भारत का वह सबसे बड़ा राज्य, गरीब राज्य और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश इससे और अधिक पीड़ित हुआ समझा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाके में रहने वाली 2 जुड़वा बच्चियां नैना और सुनैना ट्विंस पैदा हुई, जो कि अपने माँ बाप के साथ रहती हैं। पिता वेजिटेबल सेलर हैं और माता होम मेकर हैं। दोनों बच्चियां सिर्फ इस वजह से पास के स्कूल में नहीं जा पाईं क्योंकि वे मल्टीपल डिसेबिलिटी और विजन इम्पेयरमेंट का शिकार हैं। उनके माता पिता इस बात से नाखुश थे कि वे अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन पर्किंस इंडिया के पायलट प्रोजेक्ट ने इस मुश्किल को आसान किया है। पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड इंटरनेशनल का बैक प्रोजेक्ट पर्किंस इंडिया पिछले लगभग 30 सालों से भारत में इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पर्किंस इंडिया द्वारा ऐसे बच्चों को लोकल NGOs, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री तथा लोकल NGOs के सहयोग से पास के स्कूल्स में दाखिल कराया जाता है। उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभार्थी बनाया जाता है और उन्हें जिंदगी जीने को प्रोत्साहित किया जाता है। अब नैना और सुनैना जैसी ये बच्चियां भी रेगुलर स्कूल्स में जाती हैं, शिक्षा प्राप्त करती हैं और अपने जीवन को जीती हैं। पर्किंस इंडिया का यह पायलट प्रोजेक्ट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्किंस इंडिया इस वक्त उत्तर प्रदेश के 3 जिलों लखनऊ, वृंदावन और सीतापुर में इस दिशा में कार्य कर रही है। भारत में पर्किंस इंडिया की हेड संपदा शेवड़े का कहना है कि जब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग संघर्ष कर रहा है और ऐसे में उनके घर में यदि कोई MDVI यानी कोई मल्टीपल डिसेबिलिटी और विजन इम्पेयरमेंट से जूझता बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती है। वे इस विषय में जागरूक ही नहीं होते कि उनके बच्चे भी लोकल स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं या सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। संपदा शेवड़े का कहना है कि इन 3 जिलों में लगभग 1009 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 63% बच्चों के पास अभी भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। उनके माता पिता इस संबंध में जागरूक ही नहीं है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन्हें सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ दिला सकता है। द पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन द्वारा पठानकोट के डॉक्टर पंकज शर्मा को उस मामले में 50 लाख रुपए कंपनसेशन देने का आदेश दिया गया है, जिसमें 2 जुड़वा बच्चों की आंखें उनकी लापरवाही से चली गई थी। दोनों जुड़वा बच्चों के पिता राहुल द्वारा यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनकी पत्नी द्वारा 32 हफ्तों के भीतर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया गया। झारखंड के बोकारो जिले में भारत का 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के समारोह में उपायुक्त श्री राजेश कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य के गरीबों, पिछड़ा वर्ग व दलितों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। वह आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सहायता प्रदान करने के प्रति
दृढ़ संकल्पित हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने कहा कि जिला बोकारो में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने की स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा। देश का पहला दिव्यांग T10 क्रिकेट टूर्नामेंट नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल समिति नोएडा प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक रूप से नोएडा में इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम को मंजूरी दे दी गई है। इस टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। इस टूर्नामेंट में देश के 7 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों एवं क्रिकेट खिलाड़ियों ने पिच, ग्राउंड व स्टेडियम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में नोएडा में तकरीबन 20 फार्म हाउस बुक हो चुके हैं, जिनमें इन खिलाड़ियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ये फार्म हाउस कुछ कॉर्पोरेट हाउस की ओर से बुक करवाए गए हैं। इस T10 टूर्नामेंट में देश के 27 राज्यों के साथ 4 ओवरसीज टीम्स भी पहुंच रही हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि विदेशों से आने वाली यह टीम्स टूर्नामेंट नहीं खेलेंगी। इन टीम्स में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश व दक्षिण अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि ये टीमें टूर्नामेंट न खेलकर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद विजेता व उपविजेता टीम के साथ साथ 2 नई बनाई जाने वाली टीम के साथ फ्रेंडली मैच अवश्य खेलेंगी, ताकि भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम को भारतीय टीम के लिए चयन करने में आसानी हो। एक समाचार पत्र में छपी इस खबर के मुताबिक टूर्नामेंट की तिथियों की घोषणा होने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेडियो उड़ान अपनी 7वीं वर्षगांठ इस 2 फरवरी को मनाने जा रहा है। इस दिन रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और रेडियो उड़ान द्वारा चल रहे इवेंट उड़ान आरजे हंट का ग्रैंड फिनाले भी इसी दिन शाम 7 बजे से करवाया जाएगा। इसके बाद लाइव ट्रांसमिशन और रेडियो उड़ान की ओर से खूबसूरत नाटक का मंचन भी आपको सुनने को मिलेगा। ये ऑडियो नाटक रेडियो उड़ान टीम द्वारा तैयार किया गया है और आप इस दिन गेम शो का भी आनंद ले पाएंगे। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं www.youtube.com/radioudan। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके इन सभी प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं और इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.radioudan.com। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन पर। एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपका इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन में। बहुत से सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे कमल कुमार जी, जो कि ऑलरेडी आकाशवाणी में जॉब कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको गाइड करेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे अपनी जॉब को मास कम्युनिकेशन में निभा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करियर काउंसलिंग सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ।
हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। तो अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में जैसे कि आप जानते हैं, हम हर सप्ताह किसी एक करियर अपॉर्चुनिटी पर बात करते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए होती है। बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही एक्सेसिबल करियर अपॉर्चुनिटी पर बात करने वाले हैं, वो है मास मीडिया। बहुत से फ्रेंड्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनका इंटरेस्ट होता है मास मीडिया में जाने का, पर कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रह जाती है और उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे ये लगता है कि मास मीडिया में हम अपना बहुत बेस्ट दे सकते हैं और बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट हैं कमल कुमार, जो कि खुद आकाशवाणी में जॉब कर रहे हैं और भी उनकी प्रोफाइल है, हम उन्हीं से ही जानेंगे कि वो कहाँ पर ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, क्या एक्सपीरियंस है, और उन्हीं से हम गाइडेंस लेते हैं कि मास मीडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। थैंक यू ज्योति। और रेडियो उड़ान पर जब भी आता हूँ तो मुझे अपना गुफ्तगू का वो दौर याद आता है जब रेडियो उड़ान की शुरुआत हुई थी और मैंने गुफ्तगू के कुछ एपिसोड्स किए थे, तो बुलाने के लिए थैंक यू जी। तो कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना चाहूंगी और आपके एक्सपीरियंस के बारे में। मास कम्युनिकेशन या मीडिया में पहले से ही मेरा इंटरेस्ट रहा था। तो 12th के बाद क्योंकि थोड़ा ऐसा होता है कि 12th के बाद मालूम नहीं होता है कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया, हिस्ट्री ऑनर्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। और उसके बाद क्योंकि गाइडेंस मिला, चीज़ों के बारे में मालूम हुआ, तो फिर मुझे मास कम्युनिकेशन करना था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया रेडियो और टेलीविजन जर्नलिज्म में। और उसके बाद मेरा 5 साल का प्राइवेट मीडिया में एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मैंने कम्युनिटी रेडियो में भी काम किया, जो FM कम्युनिटी रेडियो होते हैं। दिल्ली में IIMC का ही कम्युनिटी रेडियो था अपना, रेडियो 96.9 FM। वहाँ एक रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। प्राइवेट टीवी चैनल में मैंने काम किया, न्यूज एक्सप्रेस टीवी। वहीं दरअसल IIMC में जब मैं था तो वहीं से मेरा प्लेसमेंट न्यूज एक्सप्रेस टीवी में हुआ था। तो वहाँ जो वेब उस वक्त यूट्यूब हुआ करता था, उसके लिए कंटेंट लिखना और न्यूज आर्टिकल्स लिखना वेब चैनल्स के लिए, वो मेरा काम था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी रिपोर्टिंग की भी, तो कुछ सोशल इश्यूज पर रिपोर्टिंग भी की थी। और एज अ फ्रीलांसर मैंने काम किया। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट हो, उनके लिए रेडियो जिंगल्स बनाना, रेडियो एडवर्टीजमेंट्स बनाना और उनकी कैंपेन, वॉइस जो कैंपेन होता है, ऑडियो कैंपेन, वो बनाना सोशल मीडिया के लिए। कई जगह पर मैंने अपनी आवाज़, जैसे आप सुनते हैं IVR में, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए IVR में आवाज़ भी दी। तो ये सब 5 साल का कुल मिलाकर मेरा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मैंने जो UPSC की इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की प्रोफेशनल्स की कुछ पोस्ट निकली थी, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं फिर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आया। और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आने के बाद मुझे पोस्टिंग आकाशवाणी में ही मिली, एक न्यूज़ एडिटर के तौर पर, समाचार संपादक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अभी मैं आकाशवाणी जो समाचार सेवा प्रभाग है, वहाँ समाचार संपादक के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा जो इंट्रोडक्शन था। बहुत बढ़िया कमल जी। तो अब सबसे पहले तो मैं मास मीडिया के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, इसका क्या स्कोप है, मास मीडिया में क्या कुछ इंक्लूड होता है? कुछ तो आपकी प्रोफाइल से ही क्लियर हो रहा है, बट स्टिल। जी, तो जैसा कि मैंने अभी बताया अपने अपनी इस छोटे से परिचय में कि आप प्राइवेट मीडिया में भी काम कर सकते हैं, सरकारी मीडिया में भी, सरकारी जगहों पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक जो अहम बात मुझे लगती है कहनी चाहिए शुरुआत में, वो ये कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, लॉ हो या बिजनेस स्टडीज हो, अगर कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता है, इनफैक्ट टीचिंग क्यों ना हो, टीचिंग भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, क्योंकि हम B.Ed करके टीचिंग में आते हैं, है ना।
तो इन कोर्सेज में आने के लिए सबसे पहले हमें खुद को करियर ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहेंगे कि चलिए 4-5 डिग्रियां ले लेता हूँ, उसके बाद जहां भी हाथ लगे मौका मिले वहां जॉब लग जाएगी, तो हम एक तो अपने करियर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे और जॉब जब हम करेंगे उसके साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा हमें पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तब भी आपको वकालत का पैशन होना चाहिए। इसी तरह से अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पत्रकारिता में आना चाहता है, जर्नलिज्म में, तो उसके लिए सबसे पहले उसका पैशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकारिता पैशन डिमांड करती है। अगर आपका ऐसे ही आपने डिग्री लेने के लिए कर दिया तो फिर इसमें बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। चाहे आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करें, प्राइवेट मीडिया में कहीं किसी अच्छी जगह पर जाना चाहें, तो सबसे पहले डिग्री के अलावा आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने काम क्या किया है। और आप काम तभी करेंगे जब आपने एक दिन में 8, 9, 10, 11 घंटे तक फील्ड में या स्टूडियो में या चैनल में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, एडवर्टाइजिंग हो, कहीं भी आपने काम किया हो। तो पहला मेरा कहना यही होगा कि पैशन आपका होना चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ अपने स्पेसिफिक करियर की ओर ही होना चाहिए। तो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में भी यही बात पहली लागू होती है। ओके, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। और यहीं पर ही हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। बहुत से जगह हमारे हाथ फैले होते हैं, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, देखा जाएगा, जहाँ चांस मिला वहाँ चले जाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। उससे प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम जब एक्सपीरियंस, आप मान लीजिए आप किसी ने लॉ किया, लॉ के बाद जब लॉ की प्रैक्टिस की बात आई तो उसमें अगर हम ढीले हो गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे ना। हमारा वो एक्सपीरियंस, हमारा वो स्ट्रगल हमें देखने को नहीं मिलेगा और फिर बाद में हम और अपॉर्चुनिटीज जो शायद 4-5 साल बाद आ सकती हैं आपके पास, उसको हम खो देंगे। जैसे मास कम्युनिकेशन में भी अगर जर्नलिज्म में आप प्राइवेट या सरकारी मीडिया या कहीं भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, हम क्या सोचने लगते हैं कि हम जल्दी से अर्न करने लगे हैं ना, हमारे पास अच्छी खासी सैलरी आ जाए तो उसमें। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप डिग्री लेने के बाद आप छोटी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करेंगे, अगर आपको 10, 15, 20 हजार रुपए भी मिलना शुरुआत में हो गए, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि अपना आपका कम से कम एक ठीक ठाक लाइफ चल सकती है अपने स्ट्रगल के साथ। तो ऐसी कोई जॉब की कमी नहीं है, बस आपको अपने आप को परफॉर्म करना पड़ता है। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो, हर कोई जॉब देता है। ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है या कोई अपॉर्चुनिटी की कमी है। बस ये है कि हम लोग एक्सपीरियंस, वो स्ट्रगल के लिए थोड़ा सा खुद को रेडी करें। जी, एब्सोल्युटली। तो अब मास मीडिया पर हम बात करते हैं। मास मीडिया में जैसे जनरली हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है और प्रिंट मीडिया आता है, अगर ब्रॉडली हम इसे स्पेसिफाई करें तो। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि मास मीडिया में क्या कुछ इंक्लूड हो सकता है जहाँ पर स्कोप है जॉब का? जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे रेडियो और टेलीविजन आता है, प्रिंट मीडिया है, इन दोनों को तो दोनों का आपने जिक्र किया ही। आजकल वेब मीडिया भी काफी सक्रिय है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस, जैसे आपने दी लल्लन टॉप का नाम सुना होगा, और एक स्कूप हुप, या बहुत सारे द क्वींट है, न्यूज लॉन्ड्री, ऐसे ऐसे चैनल्स आए हैं जो वेब मीडिया में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तो इसने अपॉर्चुनिटी खोली है। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है। जैसे आप एड एजेंसीज में अपनी कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो या आप कंटेंट राइटर के अलावा आप प्लानिंग में जा सकते हैं, क्रिएटिव, उनका पूरी क्रिएटिव टीम होती है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा आप कई जगह पर कंपनियों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या सरकारी कंपनियों में एक कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर, या जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनकी जॉब को भी कर सकते हैं। वो भी एक मास कम्युनिकेशन करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आप सिर्फ हार्डकोर मीडिया के अलावा जैसे फिल्म वगैरह में भी जा सकते हैं, सिनेमा, फिल्म या प्रोग्रामिंग में, सॉफ्ट प्रोग्रामिंग जो होती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि फिल्म में एक विजुअली इम्पेयर्ड नहीं जा सकता है, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज असंभव है। अगर आप सिनेमा या फिल्म या इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो वहां भी आपको एज अ डायरेक्टर या स्क्रीन जो प्ले लिखते हैं वो लिखने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आप रेगुलर नहीं करना चाहते तो एज फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी काम कर सकते हैं, जो
जिसे हम कहते हैं उन्मुक्त पत्रकार, स्वच्छंद पत्रकार, यानी आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कॉलम लिख सकते हैं, रेडियो में या टेलीविजन में एक फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से भी आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जैसा कि मैंने कहा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारी जो PSUs हैं या गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर और भी कई गवर्नमेंट जैसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक आपको अच्छी ऑफिसर रैंक की आपको पोस्ट जो गवर्नमेंट मीडिया हाउसेज हैं या गवर्नमेंट मीडिया सेक्टर हैं उसमें आपको मिल सकती है। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हम एक एक करके बात कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम अभी बात करें रेडियो की, क्या आपको लगता है कि अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन रेडियो जॉकी के तौर पर जॉब लेना चाहता है तो उसे इजीली जॉब मिल पाएगी, और क्या वो इजीली सॉफ्टवेयर्स को हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल। देखिए, रेडियो में जॉब अपॉर्चुनिटीज, रेडियो को पहले हमें समझना पड़ेगा क्योंकि रेडियो में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि रेडियो में अगर हम जाते हैं तो सिर्फ आरजे का कॉन्सेप्ट है ना, रेडियो जॉकी हम बन जाएंगे। तो थोड़ा सा इससे ब्रॉड तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। पहले रेडियो को हमें समझना पड़ेगा। रेडियो आज गवर्नमेंट जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है आकाशवाणी के तौर पर, उसका एक पूरा अच्छा खासा एक चैनल है, यानी बहुत सारे उसके चैनल्स हैं और नेटवर्क है पूरा। हाँ, और इसके अलावा जो कमर्शियल रेडियो है, रेडियो मिर्ची, रेड FM, रेडियो सिटी वगैरह, और कम्युनिटी रेडियो का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटी रेडियो खुल रहे हैं। और वेब रेडियो में भी बहुत जगह है, जैसे रेडियो उड़ान आपका वेब रेडियो है, तो कम्युनिटी रेडियो इनफैक्ट मैं कहूँगा। तो इस तरह से रेडियो को जब आप समझेंगे तो आप उस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो रेडियो में अभी थोड़ा जॉब क्राइसिस इस तरह से है क्योंकि आकाशवाणी में परमानेंट जो पोस्ट हुआ करती थी, पहले निकला करती थी, वो बहुत कम हो गई है। सरकारी अगर नौकरी की बात करें, अब कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है या कैजुअल स्टाफ होता है। जो कैजुअल स्टाफ हम उसे कहते हैं जिनको महीने में 5, 6 या 8, 10 ड्यूटीज मिलती हैं और उन हर ड्यूटी का एक पेमेंट मिलता है। जैसे आप रेनबो या FM गोल्ड पर बहुत सारे RJs को सुनते होंगे या और लोगों को, तो एक उस तरह से ड्यूटीज डिवाइड हो जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ में ये होता है कि महीने में आपको पूरी सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट की जब का नोटिफिकेशन आता है तो आकाशवाणी में वो समय समय पर बहुत सालों में कई बार पोस्ट निकलती हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, प्रसार भारती में, या ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स की। तो उसमें अगर आपको लगता है आपने मास कम्युनिकेशन किया है, आपके पास और दूसरे एक्सपीरियंस हैं, तो उसके बेस पे आपकी जॉब लग सकती है। तो रेडियो में थोड़ा सा एक परमानेंट जॉब के तौर पर तो क्राइसिस है, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस के लिए आप रेडियो में जरूर जा सकते हैं। जैसे आप कोई भी कैजुअल या कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आप आकाशवाणी में एज अ स्टाफ काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर अगर स्किल्स है, आप एडिटिंग जानते हैं, साउंड एडिटिंग जानते हैं, आपकी आवाज अच्छी है, आपका बोलने का लहजा अच्छा है और आप लिखते अच्छा है, तो आपके अंदर अगर ये सारी स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आकाशवाणी में जाइए, उनसे बात कीजिए और वहां पर आपको अगर जब समय समय पर इंटरव्यूज भी होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए तो आपको जरूर जॉब मिलेगी। इनफैक्ट आप कमर्शियल रेडियो में भी जा सकते हैं। कमर्शियल रेडियो में भी मुझे नहीं लगता कि एक विजुअली इम्पेयर्ड होने के नाते आपको मना किया जाएगा। आपके अगर अंदर स्किल्स हैं, आप उन्हें दिखा पाएंगे कि मुझे साउंड एडिटिंग आती है, जो कि अब एक्सेसिबल है। जैसा कि आपने पूछा कितनी एक्सेसिबल है, साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अब काफी मतलब हैंडल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी भी जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आगे हमें एक्सेसिबिलिटी की अच्छी खासी जरूरत है, लेकिन अब धीरे धीरे वो हो रही है ना, अब चीजें अब आगे भी होंगी। बेसिक रेडियो की एडिटिंग के लिए तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी अब एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो, हमारी क्रिएटिविटी ज्यादा काम मायने रखती है ना, कितना उसको क्रिएटिवली हम यूज करते हैं। तो अगर आप कमर्शियल रेडियो में जाते हैं तो वहां भी अपनी स्किल्स को दिखाएंगे तो जरूर वो आपको लेंगे। इसी तरह से कम्युनिटी रेडियो का सेक्टर धीरे धीरे आगे आ ही रहा है और अब तो आप खुद भी एक कम्युनिटी रेडियो खोल सकते हैं। अब सरकार लाइसेंस के प्रोसेस को भी काफी मतलब कोशिश कर रही है कि सरल बनाया जाए, जिस लोग कम्युनिटी रेडियो अपने इलाके में खोल सके, FM रेडियो, उनको लाइसेंस मिल सके। तो आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या
अपने किसी जो कोई इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके थ्रू आप रेडियो खोल सकते हैं, या फिर किसी एस्टैब्लिश कम्युनिटी रेडियो का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री है मास कम्युनिकेशन की, तो आपको डेफिनेटली कोई अच्छी पोस्ट मिलेगी, वहां भी आप काम कर सकते हैं। तो रेडियो में मुझे लगता है कि इस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप किसी सर्विस के थ्रू आते हैं, जैसे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के थ्रू या कोई और सर्विस क्लियर करके, तो उसके जरिए भी आप रेडियो में आने का आपको मौका मिल सकता है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम रेडियो के जरिए तलाश सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। रेडियो में आरजे के अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल, जैसे आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, साउंड एडिटर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। तो सिर्फ आरजे ही नहीं, बल्कि जो आरजे होते हैं उनके लिए भी कोई कंटेंट लिखता है या कोई एडिटिंग करता है, तो उस तरह से भी आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो थोड़ा हमें आरजे के कॉन्सेप्ट से ब्रॉड होकर सोचना पड़ेगा इस चीज को। एब्सोल्युटली। तो अब इन सब के लिए क्वालिफिकेशन पर तो हम बात करेंगे ही, उससे पहले अब मैं टेलीविजन पर आना चाहूँगी, क्योंकि समय कम है। तो आज हम टेलीविजन की बात करेंगे और जो बाकी की अपॉर्चुनिटीज हैं उन पर हम अगले सप्ताह बात को कंटिन्यू करेंगे। तो कमल जी, अब हम बात कर लेते हैं टेलीविजन की। अब टेलीविजन में एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को जॉब कैसे मिल सकती है? मतलब आपको लगता है कि क्या वो अपनी जॉब को अच्छे से निभा सकता है और वो लोग इतने अवेयर हैं कि हमें वो प्लेसमेंट दें? 100% मैं कहूँगा निभा सकता है, क्योंकि टेलीविजन, मैं जब IIMC में था तो मुझे पहला प्लेसमेंट ही एक टीवी चैनल में मिला था। और जब टीवी चैनल में उन्होंने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू लिए थे हमारे पूरे IIMC के स्टूडेंट्स के, तो उसमें से हम लोग 12-13 लोग ही पहला टीवी चैनल आया, उसमें ही मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो उनके मन में शायद ये तो नहीं होगा कि एक विजुअली इम्पेयर्ड है तो इसको ले या ना ले, उन्होंने शायद स्किल्स देखी होंगी तभी मुझे सिलेक्ट किया होगा। तो ऐसा नहीं है। तो टीवी चैनल में अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, क्योंकि देखिए टीवी चैनल का काम बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है। जैसे वहां पर आप न्यूज गैदर के लिए आपको रिसर्च विंग में आपको मौका मिल सकता है, आप न्यूज के लिए रिसर्च कर सकते हैं, आप एज कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं, जो न्यूज स्क्रिप्टिंग होती है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप वेब मीडिया देख सकते हैं। तो जो डेस्क पर सारे काम है वो तो आराम से किए जा सकते हैं, इनफैक्ट फील्ड में भी किए जा सकते हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि फील्ड में नहीं किए जा सकते। और लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या एक विजुअली चैलेंज्ड, एक विजुअली इम्पेयर्ड एंकर बन सकता है कि नहीं? तो इसमें भी मेरी हामी रहेगी कि बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत होगी। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है बोलने का, तो मैं इस बात को जरूर कहता हूँ कि भले ही टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई हो, लेकिन आज भी हमें हमारी जो स्क्रिप्ट है ब्रेल, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैंने 5 साल 6 साल जब से मैं मीडिया में हूँ या पत्रकारिता में हूँ, इसको मैंने गहरे तौर पर अनुभव किया है। और मैं मानता हूँ कि अगर ब्रेल शायद मेरे साथ ना होती तो मैं काफी पीछे होता, पता नहीं, मैं शायद छोड़ भी देता मीडिया। तो ब्रेल ने प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बहुत मौके दिए। और शायद क्योंकि जब भी आप जाएंगे ना रेडियो में, टीवी में, तो आपको जब प्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा कि भाई आपके सामने ये स्क्रिप्ट है, आपको ये न्यूज पढ़नी है। देखिए, एक होता है इंटरव्यू कंडक्ट करना या अपने एक्सटेम्पोर बोलना, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जब आपको एक लिखी लिखा स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको उसे पढ़ना है, 10-15 मिनट की, 5 मिनट की न्यूज हेडलाइंस पढ़नी है, तो कैसे पढ़ेंगे? वो भी फ्लो के साथ। तो एक अच्छी ब्रेल की ब्रेल में अच्छी कमांड और स्पीड में अगर वो स्किल आपकी होगी, तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है ब्रेल के साथ, उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रेल एम्बॉसर या जो ऑर्बिट रीडर वगैरह जो टेक्नोलॉजी ये सब चीज आ गई हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्किल को इस तरह से दिखा पाएंगे कि आप में और एक दूसरे साइटेड व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक यही हम लैग कर जाते हैं, है ना? हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं कि हम लोग सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो हम लैग कर जाते हैं। तो ब्रेल को आप जरूर अपनाएं। तो इस स्किल को अगर आप रखेंगे तो एक न्यूज एंकर भी आप बन सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यूज एंकर में क्या करना होता है, आपको हेडलाइंस पढ़नी होती हैं, थोड़ी बहुत न्यूज पढ़नी होती है, बाकी रिपोर्ट्स चलती हैं, डिबेट कंडक्ट करनी पड़ती हैं। तो डिबेट और न्यूज पढ़ने के लिए अगर आपके पास एक अच्छा साधन है, तो मुझे लगता है वो आपके पास एक ब्रेल है। और साथ में जो टेक्नोलॉजी की जो आपके पास एक टेक्नोलॉजी की जो जानकारी है, वो तो बहुत जरूरी है ही। आपकी जो
टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप स्किल्स हर तरह से अपनी डेवलप कर लेंगे तो आपको टीवी में भी मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है और वहां भी आराम से अच्छे से काम किया जा सकता है। हालांकि अभी तक मैंने तो नहीं सुना है कोई न्यूज एंकर किसी ने किया है, लेकिन हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूंगा कि मैंने रिपोर्टिंग जरूर की है टीवी चैनल में सोशल इश्यूज के लिए। तो रिपोर्टिंग के लिए बाहर फील्ड में जाना और वहां लोगों से बात करना कैमरे के लिए, क्योंकि कैमरामैन तो आपके साथ होता ही है, एक असिस्टेंट भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसी कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो आराम से किया जा सकता है टीवी चैनल में भी, बस आपको अपनी स्किल्स को वहां दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मास मीडिया में सबसे ज्यादा स्किल्स का रोल है। बिल्कुल, स्किल्स तो अगर आपकी नहीं है तो आप एक स्किल की भी आपके पास कमी है जो रिक्वायर्ड है तो आप मुझे लगता है बहुत पीछे हो जाएंगे। आप जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली होगी उससे बहुत पीछे हो जाएंगे। तो स्किल्स, जितना स्किल्स को आप, चाहे एडिटिंग हो या ब्रेल हो या कंप्यूटर हो, हर तरह की स्किल्स को आप डेवलप कर लेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज आराम से मिल जाएंगी। एब्सोल्युटली। तो कमल जी, आज आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारे अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए अगर हम मास मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और जो उन लोगों के मन में सवाल चल रहे थे, कुछ छोटे मोटे सवालों की वजह से हम मूव नहीं कर पाते, तो बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। अभी भी बहुत से सवाल मेरे मन में भी हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपसे पूछूं, पर समय नहीं है। मैं चाहूंगी कि मास कम्युनिकेशन पर बातचीत को हम अगले सप्ताह फिर से कंटिन्यू करेंगे और ये जानेंगे कि प्रिंट मीडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कहाँ से हम अपनी क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, और कुछ अगर चैलेंजेस हैं तो उन पर भी हम बात करेंगे। तो कमल जी, आज के लिए तो हमें लेनी होगी विदा। अगले सप्ताह हम बात को कंटिन्यू करेंगे और भी जो सवाल होंगे या लिसनर्स के द्वारा भेजे गए सवाल होंगे वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बुलाने के लिए, और आगे जो भी सवाल आएंगे मैं भी उनका, मुझे भी अच्छा लगेगा कि सवाल आए और सवालों से ही दरअसल जिज्ञासा हमें पता लगती है कि क्या है लोगों के मन में, तो उसका फिर जवाब देने में भी मजा आता है। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली ज्योति@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।